हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस अब यूट्यूब चैनल में। कल हम बात जॉन मिल्टन की शुरू किए थे और कुछ बीच में हिंड्रेंस आ जाने के कारण वीडियो बीच में ही इंटरप्ट हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से सेकंड पैराग्राफ। मिल्टन्स नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वर दोज ऑफ अ सिक्वेस्टर्ड मैन ऑफ लेटर्स। बात हम कर रहे थे कि जब वो डिग्री लेकर के वापस आए तो फिर एक सेक्लूडेड ज़िंदगी जीने लगे राइटिंग के फील्ड में वर्क करने के लिए। पोएट्री, मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक वर हिज मेन स्टडीज़, और उन दिनों वो पोएट्री, मैथ्स, म्यूज़िक इन पर ही ध्यान दे रहे थे। इन 1638 ही लेफ्ट फॉर टूर ऑन द कॉन्टिनेंट, स्टेइंग सम मंथ्स इन इटली। और फिर यूरोप कॉन्टिनेंट घूमने का मन हुआ, एक टूर करने का उसका, एंड कुछ महीनों तक इटली में रहे वो, where he met many scholars and literary men। और वहाँ पर उनकी मुलाकात कई विद्वानों से, कई लिटरेचर के मनीषियों से हुई। He was recalled to England by the news that civil war was imminent। लेकिन वहाँ कुछ महीने रहने के बाद फिर हुआ ये कि उनको खबर आई कि ऐसा है, इंग्लैंड में सिविल वॉर होने वाला है, तो काइंडली आप चले आएँ। ठीक उसी तरह से जैसे इस समय कोविड ने माहौल बना रखा है कि हर गार्जियन चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके पास चले आए। ही सेटल्ड डाउन इन लंदन एंड सेट अप अ स्मॉल प्राइवेट स्कूल। ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज़रा आप प्राइवेट स्कूल भी इस्टेब्लिश किए थे। लंदन में आकर के एक छोटा प्राइवेट स्कूल जो है सेटल डाउन। And when hostilities broke out a year or two later, he took no part in the fighting। और साल दो साल में जब हॉस्टिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई, सिविल वॉर जो शुरू हो चुका था, तो कह रहा है कि उसमें कोई हिस्सा नहीं लिए ये, लेकिन his pen however was active in support of the parliamentary cause। लेकिन अपनी कलम से वो किसका साथ दे रहे थे? पार्लियामेंट्री कॉज, यानी जो लोग पार्लियामेंट के रूल को सपोर्ट करते थे, मतलब जो लोग मोनार्की के अगेंस्ट थे, राज्य सत्ता। टू विच ही वॉज पैशनेटली अटैच्ड, क्योंकि वो मतलब पूरे पैशन के साथ जुड़े हुए थे इस कॉज से। वो चाहते थे कि संसद का शासन हो, पार्लियामेंट का शासन हो, न कि राजतंत्र हो, मतलब एक तरह से लोकतंत्र हो। आज आप जैसे देख रहे हैं इंग्लैंड में अभी अब लोकतंत्र ही है, लेकिन हाँ, जो किंग क्वीन हैं उनको अभी भी इज्जत मिलती है। इन 1643 ही मैरिड अ वुमन मच यंगर दैन हिमसेल्फ। शादी की है 1643 में, लेकिन जो पत्नी थी उनकी उम्र काफ़ी कम थी इनसे। और जब ऐसा होगा तो रिजल्ट क्या होगा? एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली हिज वाइफ लेफ्ट हिम। और मतलब लगभग तुरंत ही, शादी के तुरंत बाद ही वाइफ छोड़कर चली गई। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर 2 years, 2 सालों तक वापस नहीं आई। इसका मतलब 2 साल के बाद वापस आई। दिस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस लेड मिल्टन टू राइट 2 strong pamphlets ऑन डिवोर्स या डाइवोर्स, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई मिल्टन की लाइफ में, इसने जो है कंपेल किया कि वो 2 पैम्फलेट्स लिखें डिवोर्स पर, विच कॉज्ड अ ग्रेट स्कैंडल एट द टाइम। और वो पैम्फलेट्स उस समय बड़े स्कैंडलस हुए, काफ़ी स्कैंडल क्रिएट हुआ। Then in 1649, after the execution of king, he was appointed by the Commonwealth government। और अब भाई पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब पार्लियामेंट शासन में आएगा तो ऑब्वियस है कि उसका फल तो मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ होता है।
गवर्नमेंट की तारीफ करिए, पुरस्कार बटोरिए, अच्छे पदों पर पहुंचिए। देन 1649 में जब किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया, चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड कर दिया गया और कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट आई, तो उसने इनको क्या नियुक्त किया? सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स। अंडरलाइंड है रेड पेन से। क्वेश्चंस आते हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिलिप लार्किन से क्वेश्चन आता है, बाय प्रोफेशन वो क्या थे? ही वॉज अ लाइब्रेरियन। ठीक है। बाय प्रोफेशन अर्नेस्ट हेमिंग्वे क्या थे? खास करके युद्ध के समय में तो ही वॉज अ ड्राइवर। तो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट ने इनको फॉरेन टंग का सेक्रेटरी नियुक्त किया, सचिव बनाया। और मैं आपको बता दूं कि इन दिनों मिल्टन के असिस्टेंट हुआ करते थे एंड्रयू मॉरवेल। नाम सुना होगा, मेटाफिजिकल पोएट, ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट। इन दिस कैपेसिटी ही बिकेम सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। और ये जो उनको पद मिला था, इससे उन्होंने वो क्या हुए? काउंसिल ऑफ स्टेट के सेक्रेटरी बने एंड ड्राफ्टेड लैटिन डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रांसमिशन टू फॉरेन पावर्स। और उन दिनों लैटिन डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने का काम किया करते थे मिल्टन, विदेशी शक्तियों के लिए, मतलब जो अन्य देशों से जो एक कह लीजिए कि एक जो विदेश विभाग था उस समय का, तो जो है इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, उसके लिए जो है लैटिन डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने का काम इनका था। इन एडिशन ही रोट न्यूमरस पैम्फलेट्स इन सपोर्ट ऑफ द रिपब्लिकन कॉज। और साथ में रिपब्लिकन कॉज मतलब वही पार्लियामेंट्री कॉज, लोकतंत्र, गणतंत्र के सपोर्ट में भी जो है तमाम पैम्फलेट्स लिखते रहे साहब। बाय दिस टाइम हिज आई साइट वॉज फेलिंग। और धीरे धीरे क्या हुआ? आँख की रोशनी कम होने लगी थी। एंड व्हेन द रिस्टोरेशन केम इन 1660 टू ruin his hopes, it found him blind, poor and alone. See, कितना मतलब सिंपल वर्ड से बना हुआ सेंटेंस है, लेकिन कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है। जब रिस्टोरेशन हुआ 1660 में, मोनार्की अगेन, व्हेन चार्ल्स सेकेंड रिटर्न्ड फ्रॉम फ्रांस एंड ही टुक द थ्रोन, ही बिकेम द किंग। पार्लियामेंट का शासन ख़त्म हुआ उस समय और चार्ल्स सेकेंड अगेन बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री। उसको रिस्टोरेशन कहा जाता है। तब तक क्या हुआ था? मतलब एक तरफ तो पार्लियामेंट के जाने से जिनको ये सपोर्ट करते थे वो लोग तो चले गए, तो ऑब्वियस है कि अब इन पर कहर टूटना था जॉन मिल्टन पर। लेकिन तब तक इनकी स्थिति क्या हो चुकी थी? फिजिकली खुद परेशान हो चुके थे, ब्लाइंड हो चुके थे, पुअर क्योंकि नौकरी भी जा चुकी थी, एंड अलोन। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो फॉर्चुनेट लोग होते हैं वही, उन्हीं को किसी का साथ मिलता है, नहीं तो अलोन होना तो डेस्टिनी हो जाती है। He escaped, however, from the severe punishments that were inflicted upon many prominent roundheads. राउंडहेड्स उन्हीं को कहा जाता है जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स हुआ करते थे। तो उन राउंडहेड्स में से ये भी एक राउंडहेड ही थे कहिए। तो चूँकि ब्लाइंड हो चुके थे इसलिए इनको ज़्यादा सेवियर पनिशमेंट नहीं मिला और बहुत ही स्लाइट पनिशमेंट दे करके नॉमिनल इम्प्रिजनमेंट, मतलब नाम भर का बस कुछ समय के लिए कैद रखा गया इनको, उसके बाद छोड़ दिया गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लाइंडनेस उनका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैंने जो देखने में लगे कि बुरा हो रहा है आपके साथ, लेकिन वो आपके भले के लिए होता है। वो कहानी सुनी होगी आपने, राजा वाली, जिसके हाथ में चोट लग गया तो मंत्री ने कहा कि
जो होता है अच्छे के लिए होता है। शिकार खेलने में जब जंगल में फंस गए सब, बलि देने के लिए ले जाने लगे सब राजा को, देने ही वाले थे, अचानक देखा कि उंगली कटी हुई है, तो हुआ कि अरे बाप रे बाप, इनको बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि ऑलरेडी खून बहा हुआ है। इनका नियम था उन सबों का, और अल्टीमेटली राजा को छोड़ दिया गया। तब राजा को समझ में आया कि अरे, अगर ये हल्की सी उंगली कटी नहीं होती तो आज तो जान जानी थी मेरी। तो ये होता है कई बार, छोटे नुकसान जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो छोटे नुकसान कहीं ना कहीं हमें बड़े नुकसानों से बचाने के लिए होते हैं। कई बार ऐसा होता है। ज़िंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। इसको कुछ महीनों सालों के अनुभव से अगर हम जज करने लगें तो शायद हम गलत होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, वो हर पल कुछ न कुछ नया दिखाती है, कुछ न कुछ नया एक्सपीरियंस कराती है। कई बार कुछ ऐसा जो कि हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते, जिसके बारे में हम कभी सोचे भी ना हो, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। So, retired to an obscure village in Buckinghamshire to write poetry and died in London where he was buried. फिर बकिंगमशायर के एक ऑब्सक्योर विलेज में पहुंच गए लिखने के लिए पोएट्री। कहा जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट लिखने में उनकी काफ़ी मदद की थी उनकी बेटी। बाद में लंदन में निधन हुआ उनका और वहीं पर दफना दिया गया। चलिए तो बात करते हैं प्रोज की। मोस्ट ऑफ मिल्टन्स प्रोज was written during the middle period of his life, 1640 to 60। मध्यकाल में जीवन के, यानी 1640 से 60, यानी रिस्टोरेशन से पहले तक ही लिखा उन्होंने प्रोज 20 सालों में। When he was busy with public affairs, क्योंकि जब वो उस पद पर थे, खास करके 1649 के बाद, पब्लिक अफेयर्स में मतलब लोगों के इंटरेस्ट की चीज़ों में इनको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन दिनों ये प्रोज लिखा करते थे। The prose works have an unusual interest because, as a rule, they have a direct bearing on either his personal business or public interest। तो काफ़ी अनयूजुअल इंटरेस्ट वाले वर्क होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता था कि वो या तो उनके पर्सनल बिजनेस से जुड़ा होता था या तो लोगों के। तो ये तो इंटरेस्टिंग है ही, हम जनता तो ऐसे ही हैं। तभी तो या तो कोई हमारे काम की चीज़ हो, कोई योजना आए, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या तो जो सेलिब्रिटी हैं वो कब क्या कर रहे होते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर के न्यूज़ बनाते हैं सब। आखिर वो क्यों बनाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के न्यूज़? क्योंकि हम कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हम बड़े इंटरेस्टेड हैं उनकी लाइफ को जानने। अरे भाई, फॉलोअर कम बनिए, ऐसे बनिए कि लोग आपको फॉलो करें। नो डाउट कुछ सेलिब्रिटी काफ़ी योग्य हैं, काफ़ी लायक हैं, तो बस फॉलोअर बन जाने से क्या होगा? खुद कुछ ऐसा करिए कि आपके फॉलोअर बने। उसको बोलते हैं हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप छोड़नी होगी, और हीरो वर्शिप अगर हम छोड़ेंगे तभी हम हीरो बन सकते हैं, नहीं तो केवल वर्शिपर बन करके ही रह जाएंगे। बस पूजा मत करिए, पूजा करवाने लायक बनिए। हाँ, so in all they amount to 25 pamphlets। और जब प्रोज लिखा इन्होंने 20 सालों में, तो कुल मिला के कितने पैम्फलेट्स लिखे इन्होंने? 25। याद रखिए, जैसे
याद रखते हैं कि शेक्सपियर ने कितना सोनेट लिखा, कितने लॉन्ग पोएम लिखे, कितने प्लेज लिखे। उसी तरह से ये भी याद रखिए, बस ये मत याद रखिए कि मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंट या लिसिडास लिखा उन्होंने। ये भी याद रखिए कि उन्होंने 25 पैम्फलेट्स लिखे, ऑफ विच 21 आर इन इंग्लिश एंड द रिमेनिंग 4 इन लैटिन। ये भी याद रखिए, जैसे आप जब पढ़ते हैं फ्रांसिस बेकन को तो वो भी लैटिन में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा था, तो उसमें भी आप ध्यान देते हैं कि कितनी चीज़ें इंग्लिश में थी, कितनी चीज़ें लैटिन में थी। तो 25 पैम्फलेट्स में 21 इंग्लिश में लिखा इन्होंने और 4 जो है लैटिन में लिखा। ठीक है। ही बिगैन पैम्फलेटरिंग क्वाइट अर्ली, काफ़ी पहले शुरू कर दिया था लिखना 1641 में, when he engaged in a lively controversy with Bishop Hall over episcopacy. ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द चर्च, यानी बिशप हॉल जो थे, ऑब्वियस है कि वो चर्च के रूल में विश्वास करते रहे होंगे, तो उनके अगेंस्ट ये पार्लियामेंट के रूल में विश्वास करते थे। उसी समय से कंट्रोवर्सी शुरू हुई और लिखना इन्होंने शुरू किया। Then while teaching, he wrote a rather poor tract. Tract जो है ये pamphlet के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है। जब पढ़ाया करते थे तो उस समय भी इन्होंने एजुकेशन पर लिखा था, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग पैम्फलेट नहीं था। उसका नाम था ऑफ एजुकेशन। कुछ याद आया? बेकन याद आ रहे हैं कि नहीं? बेकन का कोई ऐसे इससे कुछ जुड़ा हुआ जिससे क्वेश्चंस पीसीएस तक में आ जाते हैं? याद करिए। 1644 में लिखा था उन्होंने ऑफ एजुकेशन पैम्फलेट। व्हेन हिज वाइफ डेजर्टेड हिम ही कंपोज्ड 2 पैम्फलेट्स ऑन डिवोर्स। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिस समय पत्नी छोड़कर गई थी उस समय 2 पैम्फलेट लिखा था डिवोर्स पर, 43 और 44 में, which scandalized the public by the freedom of their opinions and the slashing nature of their style. तो किसकी ओपिनियन? पब्लिक का? नहीं, पैम्फलेट में जो ओपिनियंस थे उसमें उसका जो स्लैशिंग नेचर था, एकदम क्रिटिसाइज करने का, क्रिटिसाइजिंग नेचर कहते हैं उसको, है ना। स्लैशिंग मतलब क्रिटिसाइजिंग। जिस तरह से उसमें क्रिटिसिज्म किया गया था, जिस तरह से ओपिनियन रखे गए थे, तो ये स्कैंडल बन गया था। जब आप कोई बात कई बार बहुत ज़्यादा ओपन होकर के बोल देते हैं तो वो स्कैंडल बन जाता है। The critics of the pamphlets sought to confound Milton on a technical matter by pointing out that he had not licensed the books as required by law. अच्छा लोग कई बार जब आपके मेन काम में कमियां नहीं निकाल पाते तो एक अलग तरह से आपको घेरने की कोशिश करते हैं। मिल्टन के साथ भी वो हुआ। पैम्फलेट के जो क्रिटिक्स थे उन्होंने टेक्निकल मैटर में जो है वो कमी निकाल दी और कहा कि इस तरह की किताबें छापने का लाइसेंस उनके पास नहीं है। किसने हक दिया उनको, ये अधिकार दिया कि वो इस तरह की बातें लिख करके पब्लिश करवाएं? कानून विरुद्ध है ये। अब मज़े की बात कि जो टैलेंटेड इंसान होते हैं वो अपने विरोध की चीज़ों को भी अपने फेवर में करना जानते हैं। जैसा मालवीय जी के बारे में कहा जाता था कि कई जगह ऐसे जगहों पर वो गए जब वो बीएचयू की स्थापना करना चाहते थे, तो कुछ जगहों पर उन्हें प्यार नहीं मिला बल्कि अपमान मिला। कहीं जूता मिला तो कहीं पत्थर मिले। कई बार हो सकता है कि ये झूठी कहानी भी हो सकता है कि उनका महिमा मंडन करने के लिए बात कही जाती है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। माने ये कहा जाता है कि कुछ पत्थर भी फेंका करते थे लोग, तो वो पत्थर बटोर कर कहते थे कि इसे मैं अपनी नींव में डालूंगा अपने विश्वविद्यालय की। तो मेन चीज़ ये है, उसका जो सार है, जो इसेंस है दैट वी कैन गेट फ्रॉम देयर इज़ कि कैसे जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उससे भी हम कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं अपने काम की चीज़। सो
The critics of the pamphlet sought to confound Milton on a technical matter by pointing out that he had not licensed the books as required by law. मतलब उसका लाइसेंस उनके पास नहीं है। तो फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए उन्होंने जो लिखा वो कहीं ना कहीं द बेस्ट माना जाता है उनका, फाइनेस्ट कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट एरियोपैजिटिका। विल टॉक अबाउट इट। यहाँ देखिए जो मैं बात कर रहा था कि एंड्रयू मॉर्वेल असिस्टेंट बने थे, कब बने थे? 1657 में, यानी ज़्यादा समय तक नहीं रहे, 3 साल तक ही रहे होंगे, 57 से 60। 1657 एंड्रयू मॉर्वेल बिकेम असिस्टेंट टू जॉन मिल्टन एज लैटिन सेक्रेटरी इन दी फॉरेन ऑफिस। तो ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब दो फेमस पर्सनालिटीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं ना, तो उनके बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, नाम सुना होगा सैमुअल बेकेट का, वही फेमस ड्रामाटिस्ट वेटिंग फॉर गोडो के, और एक साहब थे जेम्स जॉइस, यूलिसीज जो नॉवेल है उनके राइटर। उन दोनों के बारे में ऐसा है कि वो जब मुलाकात करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, घंटों साथ बैठे रहते थे। क्या बात करते थे? नथिंग। साथ बैठे रहते थे केवल। ये बात समझाने में हमारे प्रोफेसर कहा करते थे, किसी मूवी की सीन के बारे में बात करते थे, कोई दिलीप कुमार की मूवी थी, बोले कि जो सबसे बेस्ट सीन मुझे लगी, बेस्ट सीन सबसे जो लगा मुझे वो ये था कि उसमें जो नायक और नायिका हैं वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं, दे आर नॉट टॉकिंग। ऐसा नहीं कि बातचीत बंद है उनकी, नहीं, दे आर जस्ट हैविंग द ग्रेट फीलिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर। मतलब हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं होता, साथ होने का जो एहसास है that also has great impact। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। To this Milton retorted with the greatest of all his tracts। और याद रखिए ट्रैक्ट का मतलब भी पैम्फलेट होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तब उनका वो ग्रेटेस्ट ट्रैक्ट निकल करके आया, एरियोपैजिटिका। अच्छा देखिए, अगर उनकी फ्रीडम की बात नहीं उठाए होते क्रिटिक्स, तो क्या एरियोपैजिटिका लिखा गया होता? नहीं। आज पैराडाइज लॉस्ट या अदर जो फेमस पोएम्स हैं उनके अलावा जो चीज़ मिल्टन को स्टैब्लिश करती है लिटरेचर में, वो है एरियोपैजिटिका। इवन यूपी हायर का जो एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसके सिलेबस में भी एरियोपैजिटिका है। सो 1644 में उन्होंने लिखा, ये मैंने ऊपर हिंदी में लिख भी दिया ताकि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। A noble and impassioned plea for the liberty of the press। नोबल मैंने अच्छे ढंग से रखी गई बात और एकदम पैशन के साथ रखी गई बात, किस चीज़ के लिए? प्रेस की लिबर्टी के लिए। लेटर वर्क्स इंक्लूड अ डिफेंस। बाद के जो वर्क हैं उसमें लैटिन में लिखा हुआ एक वर्क है ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। मतलब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया, तो ये बात सही थी, मतलब इसको सही साबित करने के लिए भी उन्होंने पैम्फलेट लिखा, वो लैटिन में लिखा था। एंड ऑफ अदर एक्शंस ऑफ द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। पहले भी मैंने बताया कि कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, तो जो सरकार के समर्थक होते हैं वो ये न के न प्रकारेण कहीं ना कहीं से जो है बाय हुक और बाय क्रुक दे जस्ट प्रूव द पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मिल्टन भी ये करते थे, उसमें भी उन्होंने पैम्फलेट लिखे।
ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ मिल्टन पार्टली कंप्लीटेड अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ये भी देखिए एक अनछुआ पहलू है मिल्टन का। ब्रिटेन की हिस्ट्री भी पार्टली उन्होंने लिखी थी, मतलब कंप्लीट तो नहीं कर पाए थे, लेकिन ब्रिटेन की हिस्ट्री भी लिखने की कोशिश उन्होंने की थी। When we consider the style of Milton's prose, we must keep in mind how it was occasioned. मिल्टन की प्रोज स्टाइल की बात करें तो हमें ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई रही होगी। His pamphlets were cast off at white heat. अब ये white heat क्या है? फ्रेज है, याद रखिए। ऐसे फ्रेज जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे सिंपल वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन अगर आप उसको केवल शब्द की का अर्थ लेना शुरू करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे रेड लेटर डे, तो रेड लेटर डे का मतलब लाल अक्षरों वाला दिन नहीं होता है, स्वर्णिम अक्षरों वाला दिन होता है, यानी जो बहुत महत्वपूर्ण पल होता है इतिहास का। उसी तरह से वाइट हीट तो सफ़ेद उष्मा नहीं है। क्या है वाइट हीट? देखिए, अ स्टेट ऑफ इंटेंस मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन, वो स्थिति जब आदमी फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लेकर के हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो his pamphlets were cast off at white heat and precipitated into print while some topic was in urgent debate either in Milton's or the public mind. तो कैसे पैम्फलेट्स निकल करके आते थे? यानी वो एक फ्रस्ट्रेशन, मेंटल खाओस की जो स्थिति थी मिल्टन की, और वही जब प्रेसिपिटेट होता था। कैसे? जब खाओस होगा पानी में तो क्या होगा? पानी में इम्प्योरिटीज़ जो घुली होती हैं, मिट्टी वगैरह है, तो सब घुला घुला नज़र आएगा पूरी तरह से। उस कैओस को कुछ समय के लिए छोड़ दें तो तलहटी में नीचे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, मिट्टी तलहटी में जमा हो जाएगी, ऊपर का पानी थोड़ा साफ हो जाएगा। तो उस कैओस का रिजल्ट प्रेसिपिटेशन तो होता ही है। इनका प्रेसिपिटेशन क्या था? उसको प्रिंट में लाना, उसको राइटिंग में लाना, और उसमें जो टॉपिक हुआ करते थे वो अर्जेंट डिबेट के होते थे उस समय। मतलब कह सकते हैं कि समसामयिक हुआ करते थे, करेंट टॉपिक्स जो डिबेट के थे। या तो मिल्टन के दिमाग में जो एक डिबेट चल रहा होता था, या तो पब्लिक के दिमाग में चल रहा होता था। मैंने ऑब्वियस है, अपना इंटरेस्ट है, पब्लिक का इंटरेस्ट, उससे जुड़ी बातों को लेकर के जो है पैम्फलेट्स लिखा करते थे। Hence, in method they are tempestuous. टेम्पेस्ट से बना टेम्पेस्टुअस, एकदम तूफानी। Hence, अब यही याद रखिए क्या है जो उनके प्रोज हैं। टेम्पेस्टुअस हैं, डिसऑर्डर्ड हैं, माने कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। वॉल्यूबल हैं, वॉल्यूबल वही डिसऑर्डर्ड होना, यानी रोटेटिंग, माने अभी ये बात कर रहे हैं तब तक दूसरी बात पर गए, फिर पहली बात पर चले आए, चौथी बात कर रहे हैं, फिर पांचवी बात कर रहे हैं, फिर दूसरी बात पर चले आए। मतलब एक हैफेजर्ड वे, एक जिगजैग वे, कोई ऑर्डर नहीं। और वायलेंट भी, एंड लैक्स इन स्टाइल। इसको बोलते हैं लैक्स का मतलब लेस फर्म। मतलब ऐसा नहीं कि ही वॉज वेरी टैलेंटेड वाइल राइटिंग प्रोज, ऐसा नहीं है। उनका जो टैलेंट है वो पैराडाइज लॉस्ट में निकल करके आया। यही कारण है कि आप मिल्टन को एक पोएट के रूप में याद करते हैं, एक प्रोज राइटर के रूप में याद नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखी जो उस समय के सिचुएशन के मुताबिक ज़्यादा थी, जो रेलिवेंट बनाती हैं उनको। और एरियोपॉजिटिका जैसा वर्क जो कि अच्छे अच्छे एग्ज़ाम के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड होता है, तो इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है कि मिल्टन ने पैम्फलेट्स लिखे थे, 25 लिखे थे, 25 में 21 इंग्लिश में थे, 4 लैटिन में थे। उसमें सबसे फेमस जो था वो एरियोपॉजिटिका था। एरियोपॉजिटिका की थीम क्या थी? प्रेस की लिबर्टी। स्टाइल क्या रहा प्रोज का? ये सारी चीज़ें जो हैं दिमाग में होनी चाहिए। दे रिवील इंटेंस ज़ील एंड पग्नेसिटी। पग्नेसिटी को आप हिंदी के पंगा शब्द से जोड़ लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पंगा लेना, है ना। पंगा कब लेते हो आप? झगड़ा करने का जब मूड होता है तो, है ना। तो पग्नेसिटी का मतलब क्वारलसम नेचर। मतलब आप जब पढ़ेंगे इनको तो लगेगा कि कितना उत्साह, कितनी एनर्जी के साथ है और कितना झगड़ा करने के मूड में है अगला।
अ माइंड एट वंस स्पेशियस इन आइडियल्स, समझ में आता है कि जो लिखने वाला है वो कैसा है, उसके दिमाग में कई तरह के आइडियल्स के लिए बहुत जगह भी है। एंड इनटॉलरेंट इन एप्लीकेशन, लेकिन सहिष्णुता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, वो इनटॉलरेंट है। और क्या, अ रिच फैंसी, माने खूब, इमेजिनेशन नहीं, फैंसी की मात्रा खूब है उनकी उनके प्रोज में। एंड कैपेशियस स्कॉलरशिप, कैपेशियस का मतलब हु हैज कैपेसिटी। तो और विद्वत्ता भी झलकती है, मतलब पढ़ने के बाद लगता है कि किसी विद्वान ने लिखा है। और क्या है क्वालिटी उनके प्रोज की, दे लैक ह्यूमर, प्रपोर्शन एंड रेस्ट्रेंट। ह्यूमर नहीं है, यानी सीरियसनेस ज़्यादा है, प्रपोर्शन क्लियर नहीं है, और रेस्ट्रेंट की कमी है उसमें। बट इन स्पाइट ऑफ दीज डिफेक्ट्स दे आर अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट कंट्रोवर्शियल कंपोजिशंस इन द लैंग्वेज। इन सब कमियों के होने के बावजूद कंट्रोवर्शियल कंपोजिशन में ग्रेटेस्ट है इनका वर्क। ठीक है, अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट। देखिए जो एल्बर्ट साहब है ना, इनकी खासियत यही है कि ये जब इनको आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि कैसे ये किसी की प्रशंसा करते हैं, फिर भिगा के मारते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हाँ चलो कुल मिला करके ये मॉडरेट कंडीशन है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल प्रशंसा ही किए जा रहे हैं या केवल बुराई ही निकाले जा रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी की तरह से। एनसीईआरटी की पुस्तक जब आप पढ़िएगा ना तो वो कई तरह की प्रॉब्लम डिस्कस करेगा और लास्ट में ला करके आपको एक एक बीच वाली स्थिति में छोड़ देगा, मध्यम मार्ग वाली बात। स्पेशली जब आप पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं उसमें ना, तो आपको समझ में आता है। तो एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए और ख़ुद भी पढ़िएगा और समझ में आएगा कि एक एक एग्ज़ाम्पल कि किस तरह का प्रोज लिखा करते थे वो। एरियोपजेटिका से लिया हुआ है ये। I deny not, but that it is of greatest concernment in the church and commonwealth to have a vigilant eye. कह रहा दोनों का काम होना चाहिए, दोनों का कंसर्न होना चाहिए, चर्च का भी कॉमनवेल्थ का भी। कॉमनवेल्थ माने गवर्नमेंट। टू हैव अ विजिलेंट आई हाउ बुक्स डिमीन देमसेल्व्स एज वेल एज मैन, कि किताबें कैसे बर्बाद हो रही हैं खुद और आदमियों को भी कर रही हैं। मतलब क्यों भाई, कैसे? And therefore to confine, imprison and do sharpest justice on them as malefactors. For books are not absolutely dead things, but to contain a potency of life in them, to be as active as that soul was whose progeny they are. Nay, they do preserve as in a while the purest efficacy and extraction of that living intellect that bred them. उनका कहने का मतलब है कि जो किताबें हैं वो किताबें सही क्वालिटी की आनी चाहिए। अगर किताबें ही ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि किताबें अपने, अब उनके अंदर भी सोल है, बहुत कुछ वो ब्रिंग करती हैं, लाती हैं। वो चाहे तो समाज को खड़ा कर दे, चाहे तो बर्बाद कर दे। इस बात को समझना होगा चर्च को भी और कॉमनवेल्थ को भी। और उन किताबों की मतलब अच्छी क्वालिटी की जो पुस्तकें हैं उनको बचाना होगा। I know they are as lively and as vigorously productive as those fabulous dragon's teeth. देखिए कैसे सिमिली का यूज़ कर रहे हैं प्रोज में। वैसे इंग्लिश में तो होता ही है, फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में आप देखेंगे तो काव्य में है, लेकिन इंग्लिश में हो तो प्रोज और पोएट्री दोनों में मिलेगा आपको। ड्रैगन की टीथ की तरह क्या है, आई नो दे आर एज लाइवली एंड एज विगरसली प्रोडक्टिव, and being sown up and down may chance to spring up armed men. And yet, on the other hand, unless wariness be used, as good almost kill a man as kill a good book. Who kills a man kills a reasonable creature. अब यहाँ पर एक देखिए फिर से एक कंपेरिजन कह रहा है कि किसी इंसान को आप मारते हो तो किसी रीजनेबल क्रीचर को मारते हो, एक जीव को मारते हो,
गॉड्स इमेज, जो कि मतलब ईश्वर का एक प्रतिनिधि, एक उसका उसके इमेज के रूप में होता है इंसान। बट ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ। अंदर देखिए, कह रहा है किसी इंसान को मारते हो तो रीजनेबल क्रीचर को मारते हो, लेकिन अगर किताब को ख़त्म कर दिया, अच्छी किताब को, तो उसका मतलब रीज़न को ही ख़त्म कर दिया। और हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी है इससे, कैसे नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है जला दी गई, और कई जगहों पर ऐसे बर्बादियां की गई हैं। और किल्स रीजन इटसेल्फ, किल्स द इमेज ऑफ गॉड एज इट वर इन द आई। आंखों में जो इमेज थी उसको ख़त्म कर दिया, अगर अच्छी किताब को नष्ट कर दिया। Many a man leaves a burden to the earth, but a good book is the precious life blood of a master spirit, embalmed and twisted up on purpose to life, a life beyond life. कह रहा है कि कई ऐसे इंसान हैं जो धरती पर बोझ की तरह हैं, लेकिन किताब, जो अच्छी किताब है, वो लाइफ के बियॉन्ड लाइफ तक ले जाने में, अच्छी स्पिरिट डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होती है। समझ में आ रही है बात? ये सब बातें एरिपजेटिका में कह रहे हैं, क्यों? मतलब वो कह रहे हैं कि वो जो लिख रहे हैं वो अच्छी चीज़ें हैं, उनका होना ज़रूरी है, वो रीज़न है, वो आइडियाज़ हैं, उनका होना ज़रूरी है सोसाइटी में। मतलब अपने लिखी बातों को, अपनी लिखी गई चीज़, अपने उस प्रयास को कैसे जो है पूरे ब्लंट तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्लंट का मतलब यहाँ पर ख़राब मैं नहीं कह रहा, ब्लंट का मतलब ये है कि वो बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि वो इस बात की परवाह करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं सामने वाले को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, एकदम बोल दिया खुल करके, जो समझ में आया, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाह कर लिया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था एरिपजेटिका का। आई होप कि मिल्टन एज प्रोज राइटर कुछ क्लियर हो गया होगा। एडवर्ड एल्बर्ट में इतना ही है। आगे हम बात पोइट्री की करेंगे, उसका हो सकता है 1 या 2 वीडियो बने। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।